फिर ये उन लिप्स पे जो है रब करने लग जाता है। बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस करेंगे जेफरी एप्स्टीन का और ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि जब कोर्ट में अटॉर्नी इससे इसके अंडर एज फीमेल्स में इंटरेस्ट के बारे में पूछता है तो उस वक्त इसका नॉन वर्बल बिहेवियर किस तरह का होता है। रेडी? तो शुरू करते हैं। Mr. Epstein, how long have you been sexually attracted to underage minor females? सबसे पहले हम नोटिस करते हैं कि जैसे ही एग्जामिनेशन शुरू होती है और अटॉर्नी बोलता है कि मिस्टर एप्स्टीन, तो उस वक्त एप्स्टीन नीचे देख रहा होता है। इमीडिएटली वो अटॉर्नी की तरफ को नहीं देखता है बल्कि उसमें 1 सेकंड का वक्त लगाता है, जो कि एक साफ तौर पर एक अच्छा खासा डेटा पॉइंट है एप्स्टीन के बिहेवियर को लेकर के कि उसके बिहेवियर में ईगो शामिल है, कंट्रोल शामिल है, उसको किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं है, खुद को वो सोशली कंप्लायंट नहीं मानता, किसी को जवाब दे, किसी को रिस्पॉन्ड करे, इस तरह की उसकी कंडीशनिंग नहीं हुई है। और जबकि हम देखते हैं कि कोई इंसान भले ही इनोसेंट हो या फिर वो किसी और तरह का क्रिमिनल हो, जैसे ही किसी का नाम लिया जाता है तो वो इंसान रिएक्टिव होता है और इमीडिएटली वो उस तरफ को फॉलो करती है उसकी आंखें। लेकिन एप्स्टीन का इंटरनल कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एप्स्टीन लेस रिएक्टिव है। इस एनालिसिस के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी अगर मैं ये बात हाईलाइट ना करूं कि एप्स्टीन में साइकोपैथिक ट्रेट्स हैं, और ये बात दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट मानते हैं। साइकोपैथ जो होते हैं उनका सबसे बड़ा सिम्टम होता है कि उनको चाहिए कंट्रोल। लोग अक्सर क्या करते हैं ना कि किसी के लिए भी साइकोपैथ वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब जिससे भी दुश्मनी है तो उसको साइकोपैथ बोल दो, जिसको भी मतलब थोड़ा सा बदनाम करना है तो उसको बोल दो कि ये बंदा ना साइकोपैथ है, ये बंदी साइकोपैथ है। ऐसा नहीं होता। कोई साइकोपैथ है या नहीं है उसके लिए एक टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं PCLR टेस्ट। उस चेकलिस्ट में 20 पॉइंट्स होते हैं और उन 20 पॉइंट्स के आधार पर साइकियाट्रिस्ट बताता है कि भाई इस आदमी में साइकोपैथिक ट्रेट्स हैं या नहीं है। अब उन 20 सिम्टम्स में से एक बहुत ही बड़ा सिम्टम होता है कि वो इंसान जो है, जो साइकोपैथ है, उसको चाहिए कंट्रोल। और एक रिसर्च में ये भी देखा गया था कि जो CEO होते हैं और जो पॉलिटिशियंस होते हैं इनमें साइकोपैथिक सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनको कंट्रोल चाहिए। एक CEO को क्या चाहिए कि जो लोग बैठे हुए हैं उन पे वो राज करे, वो जैसा बोले वैसा हो। एक पॉलिटिशियन क्या चाहता है, वो भी कंट्रोल चाहता है। लेकिन हर CEO और हर पॉलिटिशियन साइकोपैथ है ऐसा नहीं होता, बस उसमें लाइकलीहुड थोड़ी सी ज़्यादा होती है। साइकोपैथ वाला पॉइंट मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि एप्स्टीन में कंट्रोल करने वाला जो इंस्टिंक्ट है वो मेजरली दिखाई देता है। अगर कोई एप्स्टीन से सवाल कर रहा है तो उस सवाल पर वो इमीडिएटली रिएक्ट करे। इस तरह की रिएक्टिव इम्पल्स भी हमें उसमें नज़र नहीं आती है। उस पर आंसर करना है या नहीं करना है ये उसके ऊपर है, लेकिन एक नॉन वर्बल रिएक्शन भी जो कि एटलीस्ट देख करके लगे कि हाँ ये इंसान कंप्लाई कर रहा है, तो उस तरह का रिएक्शन तक नज़र नहीं आ रहा है। आंसर तो बहुत दूर की बात है, आंसर देना ना देना उसका एक लीगल राइट है कि वो आंसर नहीं भी दे सकता है। Mr. Epstein. जैसे ही अटॉर्नी बोलता है मिस्टर एप्स्टीन, तो 1 सेकंड रुक करके एप्स्टीन अपनी राइट आईब्रो को ऊपर उठाता है, और इस तरह से अपनी राइट आईब्रो को ऊपर उठाना एक डिफाइंट और इवैल्यूएशन इंटेंट के साथ है। इवैल्यूएट कर रहा है, अटॉर्नी को इवैल्यूएट कर रहा है वो कि तुम मेरे को क्या इवैल्यूएट कर रहे हो, मैं तुम्हें इवैल्यूएट कर रहा हूँ। बॉडी लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर लग रहा है कि एप्स्टीन यहाँ पर बहुत ही कम इन्वेस्टेड है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर उसकी जो आईब्रो है वो सिर्फ एक ही ऊपर उठती है, दोनों नहीं उठती। दोनों आईब्रोज जब उठती हैं तो डबल एफर्ट है। और जब हम मानते हैं कि हम किसी को आंसर देने के लिए ऑब्लिगेटेड हैं, उस वक्त हम अपनी दोनों आईब्रोज ऊपर उठा करके उसकी तरफ को देखने लग जाते हैं, उसके सवाल को सुनने लग जाते हैं। हमारी बॉडी पूरी तरह से टर्न कर जाती है उस व्यक्ति की तरफ को। यानी कि इस तरह से सिर्फ एक आईब्रो के ऊपर उठाने का मतलब यहाँ पर है कि इवैल्यूएट कर रहा है, ये डिफाइंट है, यानी कि विद्रोह दिखा रहा है। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये खुद को सवालों के प्रति ज़्यादा इन्वेस्टेड या इंटरेस्टेड दिखाना नहीं चाह रहा है। Mr. Epstein, how long have you been sexually attracted to underage minor females? Objection, harassing, argumentative. Are you kidding? इसका रिएक्शन फिर से बहुत ही डिलेड होता है, और हम देखते हैं कि इसके लेफ्ट लिप कॉर्नर में एक हल्की सी स्मर्क आती है। स्मर्क मतलब कि हल्की सी मुस्कान आती है लेफ्ट लिप कॉर्नर पे, बहुत ही सटल। आपको बहुत ही पास अपनी स्क्रीन लानी पड़ेगी तभी आपको दिखाई देगी। आइडली जब भी कोई बंदा गिल्टी हो या फिर इनोसेंट हो, अगर उससे इस तरह का सवाल किया जाएगा माइनर फीमेल्स के प्रति इंटरेस्ट को लेकर के, क्या लगता है आपको कि वो कैसा रिएक्ट करेगा?
उसके अंदर शेम आ सकती है, उसके अंदर फियर आ सकता है, डर आ सकता है उसके अंदर पनिशमेंट को लेकर के। वी सी नन ऑफ दैट। ऐसा हमें कुछ नज़र ही नहीं आता इसके अंदर। ये तो स्माइल कर रहा है, बहुत ही हल्की सी स्माइल आती है इस पर। ये जो स्मर्क होती है, जो हल्की सी मुस्कान आती है एक तरफ, सिर्फ एक तरफ, दोनों तरफ नहीं, दोनों तरफ आती है तो जेन्युइन स्माइल है। एक तरफ जब स्माइल आती है तो कंटेम्प्ट यानी कि तिरस्कार का सूचक हो सकती है, और कहीं ना कहीं ये इशारा करती है कि मैं तेरे से ज़्यादा सुपीरियर हूँ, तू कौन होता है मेरे से सवाल करने वाला। Are you kidding? और ये बात मैं पर्सनली मानता हूँ कि जब भी कोई इंसान सवाल के बदले सवाल एक आंसर के रूप में आपको दे देता है, तो ये बहुत बड़ा डिसेप्शन इंडिकेटर हो सकता है। वहाँ पर थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत होती है। डिफ्लेक्ट कर देना किसी भी क्वेश्चन को, आपसे कुछ पूछा जा रहा है, आप उसके बदले ही क्वेश्चन कर दे रहे हो। जैसे कि उससे पूछा जा रहा है उसके इंटरेस्ट के बारे में, माइनर्स के को लेकर के, वहाँ पर वो ऊपर से उन्हीं से ही सवाल कर रहा है। आर यू किडिंग? कोई आपसे सवाल के बदले सवाल करता है तो वहाँ पर थोड़ा सतर्कता दिखाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति एक तो आपके ऊपर कॉग्निटिव लोड बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो आप पे मानसिक दबाव बना रहा है, कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर ऐसा करने से उसको टाइम भी मिल रहा है सोचने का। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अगर कोई हस्बैंड देर से घर पहुँचता है और उसकी वाइफ उससे पूछती है कि आज आप देर से घर क्यों आए, इस पर वो जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल कर लेता है कि क्यों पूछ रहे हो। तो यहाँ पर एक डिसेप्शन हो सकता है, सतर्कता दिखाने की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे डेफिनेटली कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे सतर्क होने की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे एप्स्टीन के तो फिर क्या ही कहने हैं। यहाँ पर इससे इतना सीरियस सवाल किया जा रहा है, इससे कोई ये नहीं पूछा जा रहा है कि आपको खाने में क्या पसंद है। इसके कुछ सीरियस क्राइम्स को लेकर के इससे सवाल किया जा रहा है, जिसके बदले या वापस से सवाल कर रहा है आर यू किडिंग। तो क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। और आइडियली एक जो इनोसेंट पर्सन होता है वो कैसे इस पर रिएक्ट करेगा? वो बोलेगा सुनो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है माइनर्स में, ऐसा बोलेगा। या फिर वो ये बोल सकता है कि मुझे माइनर्स में बिल्कुल भी कभी भी इंटरेस्ट नहीं था। या फिर वो ये बोलेगा कि ये काम डिसगस्टिंग है, इमोरल है, गलत है, अनएक्सेप्टेबल है। बट वी डोंट हियर दैट। ऐसा कुछ सुनने को ही नहीं मिलता है इसके मुंह से। ये तो काउंटर क्वेश्चन कर रहा है, ये बोल रहा है कि आर यू किडिंग। एप्स्टीन वर्बली बोले या नॉन वर्बली बोले, इसका एक ही एजेंडा है जो कि मैंने शुरू में भी बोला था कि इसको चाहिए कंट्रोल। और ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर सक्सेसफुल भी हो रहा है, क्योंकि जो अटर्नी है वो थोड़ी सी देर के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, छोटे से पॉइंट ऑफ टाइम के लिए थोड़ा सा अपनी फ्लुएंसी को खो देता है। No, I mean, I don't feel like I'm divulging any secrets here, right? और बोलता आई मीन आई डोंट फील लाइक आई एम डाइवर्जिंग एनी सीक्रेट्स, राइट। तो एप्स्टीन कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ स्माइल करता है, और ऐसा लग रहा है कि उसको बड़ा मज़ा आया है, उसमें अम्यूज़मेंट आया है, उसमें एक एन्जॉयमेंट की फील आई है कि उसने अटर्नी के सवाल को पुश बैक किया, और जिसकी वजह से अटर्नी थोड़ी सी देर के लिए अपनी फ्लुएंसी खो देता है। थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए अनसेटल हुआ है, हालांकि अटर्नी दोबारा से अपने फ्रेम में आ जाता है। इस तरह का जो बिहेवियर है, फिर जो स्माइल कर रहा है वो, जिस तरह से एक अम्यूज़मेंट दिखाई दे रही है उसके अंदर, तो उस अम्यूज़मेंट के साथ ही एक बार फिर से एक डोमिनेंस की भी छाया एप्स्टीन के अंदर नजर आती है। What was the name of any of the underage minors that were the subject of the criminal charges to which you pled guilty? और ये जो अटर्नी है बहुत स्मार्ट है, ये एप्स्टीन से इतना इंटरेस्टिंग सवाल बड़ी चालाकी से करता है। ये इसको पूछता है कि तुम्हें किसी अंडर एज फीमेल का नाम मालूम है जिसकी वजह से आपके खिलाफ चार्जेस लगे हैं और जिनमें आपने उसको एक्सेप्ट किया है। और ये जो सवाल है इसमें एक साइकोलॉजिकल ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है, और इस ट्रिक को ऑल ओवर द वर्ल्ड लगभग सभी कोर्ट्स में बैन किया जाता है। इस साइकोलॉजिकल ट्रिक को बोलते हैं, जो लॉ वाले जो लोग हैं, जो वकील हैं, उन सबको मालूम होगा इसके बारे में, इसको बोलते हैं लोडेड क्वेश्चन। लोडेड क्वेश्चन का मतलब है कि आप पहले से ही प्रिज्यूम कर लेते हो कि सामने वाले ने एक अपराध किया है। इंटरेस्टिंगली एप्स्टीन ने कुछ अपराध तो मान लिए थे, लेकिन उसने माइनर्स की इन्वॉल्वमेंट को बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड रखा। उसने ये बात बहुत ही लिमिटेड वे में मानी कि माइनर्स भी इन्वॉल्व थे, क्योंकि अगर वो ये मान लेता तो उसके लिए जो पनिशमेंट थी वो बहुत ही गंभीर होती फिर तो
तो उसने ये बात कभी नहीं मानी। लेकिन यहाँ पर जो अटर्नी है वो बड़ी चालाकी से एक साइकोलॉजिकल ट्रिक जिसको लोडेड क्वेश्चन बोलते हैं, उसमें पहले से ही सवाल में ही जो है जवाब को लोड कर दिया जाता है। क्योंकि इस सवाल के जवाब को देते वक्त अगर एप्स्टीन किसी भी फीमेल का नाम लेता है तो यहाँ पे साबित हो जाता है कि अंडर एज फीमेल शामिल थी। तो इस तरह के जो लोडेड क्वेश्चंस हैं वो बैंड होते हैं, कहीं पर भी चलते नहीं है, इनवैलिड होते हैं ये। तो इस लोडेड क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में जेफरी एप्स्टीन अपने लिप्स को कंप्रेस करता है, जो कि कहीं ना कहीं ऐसा दिखाता है कि इस बिहेवियर का जो लिंक है वो रिस्ट्रेंट और इमोशनल कंटेनमेंट से जुड़ा हुआ है। शायद वो अपने आप को कंटेन करना चाह रहा है, वो नहीं चाहता कि अब इस चालाक सवाल की वजह से कोई जानकारी उसके मुंह से स्लिप करे। तो यहाँ पर वो अपने लिप्स को प्रेस कर रहा है और मोस्ट लाइकली उसको मालूम है कि कौन कौन से नाम शामिल थे। कुछ नाम तो उसको मालूम ही होंगे, लेकिन वो डिसाइड करता है कि नहीं नहीं, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं बोलना। कई बार ऐसे लोडेड क्वेश्चंस का इस्तेमाल पुलिस इंटरोगेटर्स भी करते हैं और वो पूछते हैं सस्पेक्ट से कि बताओ कि आप उस दिन रेड कलर के कपड़े पहन करके XYZ जो भी जगह है वहाँ पर क्यों गए थे। और वो तो पहले ही बोल रहा है कि मैं तो गया ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसको बोल रहे हैं कि क्यों गए थे वहाँ पर। तो सबसे पहला तो सवाल ये उठना चाहिए ना कि आप गए भी थे या नहीं गए थे, लेकिन इंटरोगेटर पहले ही एज्यूम कर लेता है कि वो गया था और वो ये बताए कि वहाँ पे क्यों गया था। तो ये एक लोडेड क्वेश्चन है, अगर वो उसका आंसर करता है तो फिर वो फंस जाएगा। तो लेकिन ये लगभग ये हर देश में बैंड होते हैं। ऑल्सो पे अटेंशन टू हाउ ही इज़ सिटिंग ऑन द चेयर। देखो ज़रा चेयर पे किस तरह से बैठा है, इसके शोल्डर्स रिलैक्स्ड हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। उठे हुए नहीं है शोल्डर्स, ऐसे नहीं है, फुल्ली रिलैक्स्ड है, पीछे को लीन बैक कर रखा है इसने। हैंड्स जो हैं वो कुछ कर नहीं रहे नर्वसनेस की वजह से, ऐसा नहीं कर रहा वो पूरी तरह से रिलैक्स बैठा हुआ है पीछे की तरफ को, जो कि दिखाता है कि ये बिल्कुल भी नर्वस नहीं है। इनफैक्ट ये हाईली कॉन्फिडेंट है और पूरी तरह से अपने कंट्रोल में है। People that were, at the time you engaged in sexual activity with them, were underage and were brought by other underage minor females. That's true? Same objection. तो इस सवाल के रिस्पॉन्स में हम देखते हैं कि एप्स्टीन आई रोलिंग करता है, इस तरह से देखता है। और इस तरह की जो आई रोलिंग होती है वो एक कंटेम्प्ट बिहेवियर का ही एक दूसरा फॉर्म होती है। यानी कि जब हम किसी के सवाल का निरादर करते हैं या फिर उस सवाल को हम डीवैल्यू करना चाह रहे हैं, ये क्या बकवास कर रहा है, क्या सवाल कर रहा है तू मेरे से, और वर्बली ये कह रहा है कि आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, लेकिन फिर ये उन लिप्स पे जो है रब करने लग जाता है। I don't understand. I'm sorry, I don't even understand the question. Isn't it true that you used underage minor females to bring other underage minor females to your house? क्योंकि लिप्स में जो है वो सेंसिटिव नर्व्स होती हैं बहुत सारी, और जिस पे टच करने की वजह से जो बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो ट्रिगर करता है। आम लोगों में तो इससे जो नर्वसनेस है वो कम होती है, लेकिन साइकोपैथ्स में फियर या नर्वसनेस वो एक आम व्यक्ति के जैसी नहीं होती है, वो डिफरेंट तरह से होती है। तो साइकोपैथ्स जो होते हैं उनमें बोला जाता है कि ये डरते नहीं हैं, या फिर ये डर के प्रति इनकी जो सेंसिटिविटी होती है वो कम होती है। तो फिर अगर ये इंसान डर नहीं रहा है तो ये ऐसे क्यों कर रहा है? क्योंकि जो साइकोपैथ्स होते हैं ना वो भले ही डरते कम हैं, लेकिन वो प्रेशर डेफिनेटली फील करते हैं। उस प्रेशर की वजह से उनको लग रहा होता है कि उनकी जो फ्यूचर स्ट्रैटेजी है ना वो फेल हो जाएगी, और जो वो कंट्रोल करते हैं ना लोगों को, ये सब एक्सपोज हो जाएगा और फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इस बात का प्रेशर फील कर रहे होते हैं, और आपको ये लगेगा कि ये डर रहा है, इसके अंदर फियर आ रहा है, एंग्जाइटी आ रही है। नहीं, ये इनके अंदर एक प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है, और ये इस तरह से टच करके उस प्रेशर को रिलीज कर रहा है। और इस पूरे एग्जामिनेशन में आप ऑब्जर्व करना कि कहीं पर भी इसके अंदर फियर बिल्कुल नज़र नहीं आता। इस एग्जामिनेशन में नहीं, आप यूट्यूब में किसकी कोई भी वीडियो देख लेना किसी भी इंटरव्यू की, इसमें साइंस ऑफ फियर नहीं नज़र आते। आप प्रेशर ज़रूर ऑब्जर्व करोगे इसमें, लेकिन फियर नहीं ऑब्जर्व करोगे। इसको कहीं पसीना वसीना नहीं आएगा, और इसके जो लिप्स हैं उसमें किसी तरह का कोई स्ट्रेच नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच जिसको मैं बोलता हूँ। इसकी अपर जो आईलिड है वो कभी भी उठी भी नहीं होगी डर की वजह से, डर नहीं दिखेगा आपको सिर्फ प्रेशर दिखेगा। और साइंटिफिक स्टडीज़ कहती हैं साइकोपैथ्स के बारे में कि जो साइकोपैथ्स होते हैं वो पेन के प्रति जो उनका जो रिस्पॉन्स है वो कम होता है, थ्रेट्स के प्रति रिस्पॉन्स कम होता है। मॉरल क्यूज़ यानी कि अगर कोई चीज़ अनैतिक है उसकी तरफ को वो बहुत ही कम रिस्पॉन्ड करेंगे, और ज़्यादातर बार उनको मालूम होगा कि ये जो काम है वो गलत है, लेकिन उसके बाद भी वो उसको महसूस नहीं कर पाएंगे और उस काम को दोबारा करेंगे। उनको एक्साइटमेंट फील होगी, अम्यूज़मेंट फील होगा
जब वो किसी को कंट्रोल करेंगे। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। ये एनालिसिस आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए।